जमी जिंदा रख, कभी जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग इंडिया विद एमबीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान के सभी भाग एवं अनुच्छेदों को संक्षिप्त रूप से समझा। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को विस्तार पूर्वक समझेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसे प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। दोस्तों, इस भाग में संघ अर्थात देश के नाम, उसकी शासन प्रणाली और देश में उपस्थित सभी राज्यों के निर्माण, उनकी उपस्थिति और निर्माण प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। दोस्तों, भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, जिसे हम क्रमबद्ध रूप से एक एक कर विस्तार पूर्वक समझते हैं। भाग 1 संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र अर्थात भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। एक संघ का नाम और दूसरा उसकी शासन प्रणाली। पहले नंबर संघ का नाम अर्थात देश का नाम। संविधान निर्माताओं के समक्ष देश को नाम को लेकर मतभेद था। कुछ संविधान निर्माता अपनी ऐतिहासिकता एवं परंपरा पर जोर देते हुए देश का नाम भारत रखना चाहते थे। वहीं पर कुछ पाश्चात्य विचारक एवं गैर हिंदी भाषी लोग देश का नाम इंडिया रखना चाहते। अतः संविधान निर्माताओं ने मध्य का मार्ग अपनाकर देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रखा। अब दूसरे नंबर पर शासन प्रणाली। दोस्तों, देश के संविधान निर्माताओं के समक्ष यह भी जटिल प्रश्न था कि भारत में कैसी शासन प्रणाली। 20वीं सदी के मध्य में स्वतंत्र हुए देशों के समक्ष 2 ही प्रकार की शासन प्रणाली सामने थी, संघात्मक एवं एकात्मक। संघात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है और केंद्र बिना राज्य की अनुमति से राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन नहीं कर सकती और इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। क्योंकि भारत राज्य की सहमति का परिणाम नहीं था, अतः भारत संघात्मक शासन प्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाना नहीं चाहता था। वहीं दूसरे नंबर पर एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली में समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं और राज्य नाम की कोई चीज या संस्था नहीं होती। अगर केंद्र चाहे भी राज्य नाम की संस्था हो तो वह उस पर निर्भर करती है और वह उसे कभी भी समाप्त कर सकती है। अतः एकात्मक शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। क्योंकि भारत एक विशालकाय एवं विविधतापूर्ण देश है, अतः भारत जैसे देश में एकात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया जाना संभव नहीं। अतः संविधान निर्माताओं ने मध्य का मार्ग अपनाते हुए और इन दोनों शासन प्रणालियों से बचते हुए भारत को राज्यों का संघ कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में राज्यों के संघ से तात्पर्य राज्य की सहमति का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। और दोस्तों, इसी भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। राज्यों का क्षेत्र अर्थात वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब से लेकर नीचे केरल, तमिलनाडु व पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक 28 राज्य। वहीं पर दूसरे नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश अर्थात भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और तीसरे नंबर ऐसे राज्य क्षेत्र जिसे भारत द्वारा अर्जित किया गया है, जो वर्तमान में ऐसे राज्यों की संख्या भारत में या ऐसे क्षेत्रों की संख्या भारत में 1 भी नहीं। दोस्तों, अब हम
भाग एक के अनुच्छेद 2 को समझते हैं। अनुच्छेद 2, नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश, अर्थात संसद ऐसी विधि एवं निर्बंधों के आधार पर जो वह ठीक समझे नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश भारत संघ में कर सकते। अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है और भारत उसे अपने में सम्मिलित करना चाहता है तो वह अनुच्छेद 2 के तहत ही कर सकते हैं। जैसे कि भूटान वर्तमान में एक अलग देश एवं स्वतंत्र देश है, अगर वो कभी भारत में मिलना चाहता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत ही होगा। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 3, जिसमें नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश, उनके नाम, क्षेत्र, सीमा आदि से संबंधित, अर्थात संसद ऐसी विधि एवं निर्बंधों के आधार पर जो वह ठीक समझे भारत में किसी राज्य में से कुछ भाग अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही राज्यों के क्षेत्र को बढ़ा अथवा घटा सकती है, उनके नाम व सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ध्यातव्य है कि इस प्रकार का परिवर्तन करने के लिए संसद को एक विधेयक का पालन करना पड़ता है। जैसे नए राज्यों का निर्माण, नाम, क्षेत्र, सीमा आदि से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य की विधानमंडल के पास भेजेगा और उसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करेगा। राज्य विधानमंडल निश्चित समय सीमा के अंदर अपनी राय राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा। राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई सिफारिश को मान भी सकता है अथवा नहीं भी मान सकता है। इसके पश्चात इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पास करा दिया जाता है। तत्पश्चात यह विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर लेता है और यह प्रक्रिया पूर्ण। अतः नए राज्यों का नाम, क्षेत्र, सीमा आदि से संबंधित जो प्रक्रिया है परिवर्तन की वो पूर्ण होगा। अब अनुच्छेद 4 को हम समझेंगे। अनुच्छेद 4, संसद। अनुच्छेद 2, नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश तथा अनुच्छेद 3, नए राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, बल्कि यह एक साधारण विधायी प्रक्रिया समझी। दोस्तों, इससे यह स्पष्ट है कि संघ के पास यह शक्ति है कि वह राज्यों को समाप्त भी कर सकते हैं। अतः भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जा सकता है। दोस्तों, हमने बड़ी ही सरलता से भारतीय संविधान के भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को विस्तार पूर्वक समझा है। दोस्तों, अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप वहां पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।